ओम शांति। वेरी गुड मॉर्निंग। आज का भी का विषय है सेल्फ मैनेजमेंट, स्वप्रबंधन। समय अनुसार जब चारों ओर अनेक परिस्थितियों के बीच में जीना होता है, अनेक समस्याओं के बीच जीना होता है, अनेक तनावपूर्ण बातों के बीच जब जीवन होता है, तो हम जीवन में बहुत कुछ मैनेज करना चाहते हैं। लेकिन ऐसे वक्त पर कभी कभी भीतर का संतुलन बिगड़ जाता है और उस संतुलन को नहीं बिगड़ने दे, उसके लिए स्वप्रबंधन की ये विधि को जानना आवश्यक है। क्योंकि भीतर से जब हम अपने आप को मैनेज कर लेते हैं, अपने आप को संतुलित कर लेते हैं, तो बाहर की जो भी बातों को हम व्यवस्थित करना चाहते हैं उसको हम व्यवस्थित कर पाते हैं। सेल्फ मैनेजमेंट ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा ये पूरा बनाया गया एक कार्यक्रम है जो अनेक कंपनीज में, कॉर्पोरेट ऑफिसेज में चलता रहता है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से भी अगर देखा जाए तो इसकी बहुत आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि वर्तमान समय मनुष्य जीवन जो है एक समुद्री यात्रा की तरह है। जिस तरह क्रिस्टोफर कोलंबस जब पहली बार समुद्री यात्रा पर निकला तो उस समय उसके पास दुनिया का कोई नक्शा नहीं था और वो चल पड़ा एक अननोन समुंदर की ओर। उसको ये भी पता नहीं था कि समुद्र में आने वाले तूफान कैसे होते हैं और ना ही वो उन तूफानों के लिए तैयारी उसके पास थी। उसको ये भी पता नहीं था कि समुद्र में विचरण करने वाले जीव कैसे होते हैं, बड़ी बड़ी व्हेल मछलियां, शार्क, उसका कोई ज्ञान नहीं था। उसको ये भी पता नहीं था कि समुद्र में जो अंडरकरंट्स चलते हैं वो कितने पावरफुल होते हैं, उसका भी कोई ज्ञान नहीं था। एक ही चीज उसके पास थी और वो था एक कंपास जो उसको नित्य दिशा बताता रहा और ये बताता रहा वो किस दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है। और इस कंपास के सहारे वो काफी हद तक सक्सेसफुल हो गया। मनुष्य जीवन भी कुछ ऐसा ही है कि हम भी एक ऐसे युग में जी रहे हैं जिस युग को कहा जाता है अनिश्चितता का समय, अनिश्चितता का युग। इट्स एन एज ऑफ अनसर्टेनिटी, जहां 1 घंटे के बाद क्या होना है उसके लिए भी कोई निश्चित नहीं है। और उस अनिश्चित भविष्य की ओर हम भी आगे बढ़ चले हैं। हमारे पास भी कोई डेफिनेट मैप्स नहीं है, परंतु हम चल पड़े हैं। हमें यह भी पता नहीं है कि आने वाले समय में किस प्रकार के तूफान हमारे सामने आएंगे, कैसे कैसे तूफानों का सामना करना होगा, और उन तूफानों के लिए हमारे पास कोई तैयारी भी नहीं है। आने वाले समय में किस प्रकार के जीव हमारे पीछे लग सकते हैं, बड़ी बड़े वेल्स या शार्क्स की तरह आने वाले समय में किस तरह के अंडरकरंट हमारी अपनी जीवन में चल रहे हैं कमजोरियों के, उसको भी शायद हम नहीं जानते हैं, जो हमें मंजिल से कहीं दूर और ले जाकर के छोड़ न दे। एक ही चीज हमारे पास है और वह है कि आज के युग के अंदर कोई ऐसा कंपास भी नहीं है
जो हमें दिशा बताता रहे कि हम सही दिशा में चल रहे हैं या नहीं। तो न नक्शे हैं इस अनिश्चित भविष्य की ओर जब चल पड़े हैं, तो न आने वाले समय में किस प्रकार के जीव हमारे पीछे लग सकते उसका कोई ज्ञान है, न हमें ये पता है कि कौन से कमजोरियों के अंडर करंट्स हमारी अपनी लाइफ में चल रहे हैं, और कंपास भी नहीं है जो हमें दिशा बताए या ये बताए कि हम सही दिशा में चल रहे हैं या नहीं। सो वी आर टोटली एट द मर्सी ऑफ, क्या कहेंगे, किसके आधार पर चल रहे हैं? भगवान भरोसे। भगवान कौन है ये भी पता नहीं है, तो किसके सहारे चल रहे हैं? भगवान का भी पता नहीं है, तो किसके सहारे चल रहे हैं? नेचर। आज के युग में हम क्राइसिस के सहारे चल रहे हैं। कोई जीवन में क्राइसिस आई, धक्का लगा, दिशा बदली की, इस तरफ चले, यहां से कोई परिस्थिति आई, धक्का लगा, फिर दिशा चेंज की, समस्याएं आई, समस्याओं ने धक्का मारा, फिर हम और दिशा पकड़ने लगे। इस तरह हम अपनी दिशा को बदलते जा रहे हैं, क्योंकि हमें ये मालूम नहीं है कि सही दिशा कौन सी है। ऐसे युग में आवश्यकता है कि हम भीतर से अपने सिस्टम को मैनेज करें, क्योंकि नहीं तो सबसे अधिक डिस्टर्ब हम भीतर से हो जाते हैं। इसलिए कहा है कि इस युग के अंदर देयर आर 3 की प्रोपोजिशन। पहला की प्रोपोजिशन है there is no turning back. Things are not going to go back to those stable patterns of the past. भूतकाल की ओर समय जाने वाला नहीं है। पीछे बहुत अच्छा समय था, सहजता से व्यक्ति आगे चल सकता था, लेकिन आज वो समय नहीं है, क्योंकि आज के युग में चुनौतियां बढ़ गई है। और मनुष्य जीवन में सबसे बड़ी चुनौती आज के युग में जो है वो है ग्लोबल कंपटीशन। कंपटीशन की दुनिया में हम जी रहे हैं। एक बच्चा जब पैदा होता है और स्कूल जाने लगता है, मीन्स ही एंटर्स द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन, और जीवन के अंतिम सांस तक उस कंपटीशन के अंदर विजयी होने के लिए, सफल होने के लिए उसको जूझना पड़ता है, फाइट करना पड़ता है। और ये कंपटीशन की दुनिया में जीतने के लिए क्या चाहिए? कंपटीशन की दुनिया में हर व्यक्ति जहां आगे बढ़ना चाहता है, तो जीतने के लिए, सफल होने के लिए क्या चाहिए? विल पावर चाहिए, और सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए, और भी कुछ चाहिए। क्या चाहिए? मैनेजमेंट चाहिए, और नॉलेज चाहिए, सिंसियर एफर्ट्स चाहिए। लेकिन ये सब कुछ करने के बावजूद भी कई बार हमने लोगों को टूटते हुए देखा है, डिप्रेशन में जाते हुए देखा है। एक कहानी बहुत सुंदर याद आती है कि एक बार 2 व्यक्ति थे, एक इंडियन था, एक अमेरिकन था। दोनों एक जंगल से गुजर रहे थे। अचानक उन्होंने शेर की दहाड़ सुनी, तो इंडियन ने क्या किया, अपने जंगल बूट्स उतार दिए, रनिंग शूज पहन लिया। ये देख करके वो अमेरिकन उसको पूछता है कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ योर सेल्फ? बाय पुटिंग ऑन दिस रनिंग शूज आर यू गोइंग टू रन फास्टर देन द लायन? तो वो व्यक्ति कहता है, इंडियन, आई डोंट थिंक सो, कि मैं शेर से आगे दौड़ सकता हूं, ये तो मैं नहीं समझ सकता हूं, लेकिन तेरे से आगे तो दौड़ सकता हूं। शेर तो उसका शिकार करेगा जो पीछे रह जाएगा, तो तेरे से आगे दौड़ने के लिए मैंने जूते बदली की है। यानी आज के इस स्पर्धा के युग में आगे दौड़ने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए, समय सूचकता चाहिए। अमेरिकन के पास बेस्ट टेक्नोलॉजी जूते हो सकते हैं, लेकिन उसने सोचा
उस जूते का जंगल में क्या काम है, वो लाया ही नहीं। लेकिन भारतीय के पास वो समय सूचकता थी कि जंगल हो या कुछ भी हो, रनिंग शूज तो काम आते ही है समय अनुसार जान बचाने के लिए। वो ऑर्डिनरी रनिंग शूज पहन करके भी आगे निकल गया। भावार्थ ये कि दुनिया में लोगों के पास अच्छे से अच्छी टैलेंट्स हो, अच्छे से अच्छी स्किल्स हो, सब कुछ हो, लेकिन समय पर उसकी स्मृति ही न आए तो कोई साधारण सी चीज को लेकर के आगे बढ़ जाता है और उसको देखते समय हम यही कहते हैं, अरे इससे अच्छी चीज तो हमारे पास थी, लेकिन क्या फायदा, समय निकल गया, वो रेस जीत गया और अच्छी चीज होने के बावजूद भी हार जाता है व्यक्ति। भावार्थ ये कि देयर इज नो टर्निंग बैक। और ऐसे समय में समय सूचकता, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत उपयोगी होती है। प्रेजेंस ऑफ माइंड सिखाई नहीं जाती है, वो भीतर से आती है। इसी प्रकार रिवॉल्यूशनरी न्यू टेक्नोलॉजी जिस तरह समय के अनुसार आ रही है समाज के अंदर, एबिलिटी टू अडॉप्ट आवरसेल्फ टू द चेंजिंग टेक्नोलॉजी, ये भी एक बहुत बड़ी चैलेंज है। अनसर्टेनिटी, डिसरप्टिव सोशल ट्रांजिशन, इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी, एक्सेलरेटिंग चेंज, मेनी अदर्स वी कैन गो ऑन लिस्टिंग देम। इसलिए कहा कि आने वाले समय के लिए यू टर्न नहीं है, पीछे जाने वाली बात तो है नहीं। और आगे के समय के लिए जो अलग अलग प्रकार से चुनौतियां हमारे पास आती जा रही है, चुनौती के लिए कहा गया है कि चुनौती हर एक के सामने आती है, लेकिन किसी किसी के लिए यही चुनौती अवसर के द्वार खोल देती है और किसी किसी के लिए यही चुनौती बहुत पछाड़ने वाला अनुभव कराती है। किसके लिए ये अवसर के द्वार खोलती है, किसको ये पछाड़ने वाला अनुभव कराती है। बहुत सुंदर हमने कहीं पढ़ा कि चुनौती के वक्त जो सही डिसीजन लेता है उसके लिए अवसर के द्वार खुल जाते हैं, लेकिन चुनौती के वक्त घबरा करके या टेंशन में आकर के जो गलत डिसीजन ले लेता है उसको जीवन भर पछताना पड़ता है। बार बार वो सोचता है उस समय अगर मैं ऐसा करता था, ये करता था। वो प्रेजेंस ऑफ माइंड काम नहीं करती है उस समय, क्योंकि माइंड टेंशन में है। मन के अंदर कई प्रकार के भावनाएं, इमोशंस जनरेट हो रहे हैं, फोकस हमारा क्लियर नहीं है। तो उस चुनौती के वक्त जो सही डिसीजन लेना होता है वो ले नहीं पाते हैं और तब व्यक्ति जीवन के अंदर पछाड़ने वाला अनुभव करता है। इसलिए कहा देयर इज नो टर्निंग बैक। इसलिए ये समय के अंदर वी मस्ट फाइंड सम न्यू बेयरिंग्स कि जिसके ऊपर जीवन बहुत स्मूथली रोल होता रहे। और देखा गया है कि द पीपल हु विल सक्सीड will have a very highly developed sense of where they are headed to and what they stand for, as all reference points are just going to fall away, and there is a need to find new bearings to steer through the turbulence. समय ऐसा आ रहा है, टर्बुलेंस, तूफानों वाला, अनेक परिस्थितियां, अनेक समस्याएं, ये समय के अनुसार बढ़ता जा रहा है। ये तो आपका विवेक भी मानता है इस बात को कि आने वाले समय में परिस्थितियां बढ़ेगी या कम होगी, समस्याएं बढ़ेगी या कम होगी, तनाव के कारण बढ़ेंगे या कम होंगे। और जो पुराने रेफरेंस पॉइंट्स हमने लिए थे कि ऐसा करने से ऐसा हो गया था, आज वो काम नहीं करेंगे। और इसलिए जब तूफान बढ़ता जा रहा है तो बेयरिंग्स जरूरी है। और वही व्यक्ति सक्सेसफुल हो सकता है जो आने वाले समय को अच्छी तरह से विजुलाइज करते हुए ये ध्यान दे, व्हाट डू आई स्टैंड फॉर, कहां जा रहा हूं, मेरा लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है और मेरे जीवन का आधार क्या है।
इसको जानना बहुत जरूरी है। उदाहरण के तौर पर मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि एक बार ऐसे ही एक ट्रेनिंग कार्यक्रम यहां रखा था। काफी लोग आए थे अलग अलग स्थानों से। एक भाई आया था अहमदाबाद से, बहुत टेंशन में थे, बहुत कंफ्यूजन में थे। जीवन के अंदर जैसे उनको कोई दिशा नहीं मिल रही है। और ऐसे समय पर किसी ने उसको बता दिया कि भाई इतना टेंशन में है, तुम ब्रह्मा कुमारी आश्रम पर चले जाओ, हो सकता है इस ट्रेनिंग से तुम्हें कुछ प्राप्त हो जाए। इसलिए वो यहां पर आए। जैसे जैसे ये ट्रेनिंग करता गया, सेल्फ मैनेजमेंट की पूरी ट्रेनिंग जो है करीबन 16 सेशंस की है। आज तो यहां पर एक सेशन ही इंट्रोडक्टरी सेशन रखा है, लेकिन जब ये कंप्लीट ट्रेनिंग थी यहां पर 16 सेशंस की, उसमें उसने पार्टिसिपेट किया। तो एक सेशन ऐसा आता है कि जिसमें बताया जाता है कि आइडेंटिफाइंग द वैल्यू सिस्टम। हम अपने जीवन के अंदर कौन सी वैल्यूज है उसको आइडेंटिफाई करना। एक्सरसाइज और वर्कशॉप के माध्यम से उस वैल्यूज को आइडेंटिफाई करते हैं व्यक्ति। जैसे जैसे उस वर्कशॉप से वो गुजर रहा था, उसको एक बहुत पावरफुल इंसाइट प्राप्त हुई। और वो इंसाइट यही थी कि जो सेट ऑफ क्वेश्चंस उसको पूछा गया था, उसके आधार पर उसने बचपन से लेकर अपने जीवन को देखा और आइडेंटिफाई किया कि उसके अंदर कुछ बहुत पावरफुल वैल्यूज है। धीरे धीरे उसका चेहरा बदलता गया। लास्ट डे अनुभव के लेन देन का सत्र था। उस सत्र में उसने कहा कि मैं कुछ सुनाना चाहता। स्टेज पर आया, उसने सुनाया कि जब वो यहां आया था बहुत कंफ्यूज स्टेज ऑफ माइंड में था, बहुत टेंशन में था। और उसका कारण ये था कि वो उस परिवार से आ रहा था जिस परिवार के अंदर सभी वकालत से जुड़े हुए थे। एवरीबडी वॉज कनेक्टेड टू द लॉ बिजनेस। उनके दादा से लेकर के जो जज थे, पिताजी, चाचा, ताऊ, सब उस लॉ फील्ड से थे। घर में भी भाई बहनें सब उस लॉ फील्ड से थे। और ये व्यक्ति सबसे छोटा था घर में। और छोटा होने के कारण परिवार का एक विजन था कि वी शुड बी नोन एज द लॉयर्स फैमिली इन द होल सिटी, ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लाइंट्स हमारे पास आए, क्योंकि जिसका पारिवारिक एक अनुभव हो तो उनके अंदर एक क्षमता होती है। इसीलिए ये व्यक्ति जो सबसे छोटा था घर के अंदर, उसको भी फोर्स किया जा रहा था कि आपको भी ये लॉ फील्ड को ज्वाइन करना है। और जो फैमिली विजन है, एक संकल्पना है, उसको पूरी करने में आपको मदद करनी है। ये व्यक्ति को इतना मन नहीं था लॉ फील्ड में जाने का, लेकिन क्योंकि परिवार वालों का प्रेशर इतना था कि नहीं आपको भी लॉ फील्ड में ही जाना होगा, इसलिए उसने लॉ कॉलेज ज्वाइन किया। लेकिन जैसे जैसे पढ़ाई करता गया उसका स्ट्रेस लेवल बढ़ता गया और उसको समझ में नहीं आ रही थी बात कि क्यों मेरा स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है। आखिर जब उसने ये वर्कशॉप किया और अपनी वैल्यूज को आइडेंटिफाई किया तो उसने महसूस किया कि वही एक व्यक्ति परिवार में अलग है, क्योंकि उसने जो वैल्यू आइडेंटिफाई किया कि उसकी बहुत पावरफुल वैल्यू है सच्चाई, सत्यता। और जब भी उसने जीवन में झूठ बोला उसका चेहरा एकदम लाल हो जाता था और कोई भी व्यक्ति उसको समझ जाता था कि ये झूठ बोल रहा है, तो झूठ बोल नहीं पाता था ढंग से, इतना वो घबरा जाता था झूठ बोलने में। और ये जैसे ही उसको रियलाइजेशन मिला कि उसको लगा कि मैंने शायद एक रॉन्ग फील्ड को ज्वाइन किया है, क्योंकि अगर ये वकील बन जाए और झूठ ही ना बोल पाए तो उसका फ्यूचर क्या होगा। He was moving in a completely wrong direction.
जो उसकी वैल्यूज थी वो उस फील्ड को सपोर्ट नहीं कर रही थी। फिर उसने महसूस किया कि वो सबसे अलग क्यों था परिवार के अंदर, क्योंकि उसका नेचर पूरा उसकी मां के तरह था। उसकी मां एक गांव की बहुत भोली भाली लेडी थी, बहुत सच्चाई। बाकी सब भाई बहने जो थे पिताजी के नेचर के हिसाब से थे, उनके फैमिली जो हेरिडिटरी थी वो नेचर के हिसाब से थे, और ये लड़का जो था उसका पूरा नेचर उसकी मां के जैसा था, और मां के साथ उसका अधिक प्यार था, इसलिए जैसे मां के जैसा ही उसका नेचर हो गया था। तो वो सच ही बोल पाता था, झूठ बोलने पर वो इतना घबरा जाता था, उसका चेहरा रेड हो जाता था। अब वो व्यक्ति अगर लॉ फील्ड को ज्वाइन करेगा तो उसका भविष्य क्या होगा? ये बेरिंग्स बनते हैं। व्हाट डू आई स्टैंड फॉर? मेरे जीवन का ये वैल्यू सिस्टम क्या है? ये बेरिंग्स बनते हैं, और इस बेरिंग्स को लेकर के चलेंगे तो आपकी जो दिशा है वही निर्धारित करते हैं। किसी के प्रेशर में आकर के अगर हम रॉन्ग दिशा को ले लेते हैं तो स्ट्रेस लेवल बढ़ना ही है। और कई बार आजकल देखा गया परिवार के अंदर भी कि बच्चे के अंदर योग्यता, टैलेंट्स, कुछ इनबॉर्न स्किल्स अलग होती है, और उसके माता पिता का यही एक प्रेशर रहता है, नहीं तुम्हें पढ़ाई करना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, और वो फिर उस फील्ड में जबरदस्ती अगर लेते भी है, जाते भी है, उसके बाद थोड़ा सा मार्क्स कम आता है, वो डिप्रेशन के शिकार होते हैं। कई बच्चे सुसाइड कर लेते हैं कि माता पिता की अपेक्षा के हिसाब से हम शायद इस फील्ड में सक्सेसफुल नहीं होंगे, क्योंकि दे वर मूविंग इन अ रॉन्ग डायरेक्शन। तो ये बेरिंग्स का काम करते हैं। जो वैल्यूज है हमको ब्लेसिंग्स के रूप में मिली है, जन्म से ही ईश्वर से एक गिफ्ट के रूप में मिली है, उस वैल्यू सिस्टम को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, ताकि आने वाले समय में जब उस वैल्यूज को लेकर चलेंगे तो आपके अंदर विल पावर होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, और आप आगे बढ़ने के लिए आप अपना रास्ता भी निकाल सकेंगे। लेकिन अगर आप अपनी वैल्यूज से विपरीत दिशा में चलते हैं, चाहे प्रेशर को लेकर के, माता पिता का प्रेशर, परिवार का प्रेशर को लेकर के, वो व्यक्ति कभी जीवन में सक्सेसफुल नहीं होते हैं। तो इसीलिए अपनी वैल्यू सिस्टम को समझना जरूरी है। और तीसरा की प्रोपोजिशन है कि डिफरेंट स्किल्स आर रिक्वायर्ड, और वो ये स्किल्स नहीं है जो हमें स्कूल्स या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में बताए गए हैं। ये है सेल्फ मैनेजिंग स्किल्स, जैसे इंट्यूशन, टू बी इफेक्टिव इन द प्रेजेंट एनवायरमेंट। इस एनवायरमेंट में, इस वातावरण में जो हमें उपयोगी होता है, जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं सहजता से, उस स्किल्स को डेवलप करना, और इसको कहते हैं सेल्फ मैनेजिंग स्किल्स, जो सिखाई नहीं जाती है, उसको अंदर से बाहर निकालना है। ये प्रोग्राम का इसीलिए मेन फोकस यही है, द इनसाइड आउट अप्रोच, उसको हम कहते हैं। बाहर की चीजों को मैनेज करने के लिए जो स्किल्स चाहिए, उसके बदले भीतर से जो अपनी स्किल्स है उसको बाहर निकाल करके, भीतर की स्थिति को संतुलित करके, या अपने आप को भीतर से मैनेज करो, तो बाहर को बड़ी कुशलता से आप मैनेज भी कर पाएंगे और अपने आप को उस समय के अंदर आगे भी बढ़ा सकेंगे। तो ये है सेल्फ मैनेजमेंट के लिए पहली 3 की प्रोपोजिशन। देयर इज नो टर्निंग बैक, नए बेरिंग्स की आवश्यकता है, और डिफरेंट स्किल्स जैसे इंट्यूशन, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी सिखाई नहीं जाती है, क्लियर फोकस ये सिखाया नहीं जाता। इट हैज टू बी टैप्ड एंड ब्रॉट आउट फ्रॉम विद इन, भीतर से उसको बाहर निकालने वाली बात है। क्योंकि नहीं तो देखा गया कि सबसे अधिक जो डिस्टर्ब हो जाते हैं हमारी विचारधारा, उसके साथ साथ हमारे भावनाएं, फीलिंग्स, और हमारा व्यवहार, ये तीनों अस्त व्यस्त हो जाते हैं जीवन के अंदर। वैसे भी कहा जाता है जैसा व्यक्ति सोचता है वैसी उसकी भावनाएं होती है, और वैसा ही उसका व्यवहार होता है। लेकिन अगर भीतर से व्यक्ति डिस्टर्ब हो जाए, टेंशन में आ जाए, तो उसकी विचारधारा पॉजिटिव के बदले नेगेटिव हो जाती है, उसकी फीलिंग्स नेगेटिव हो जाती है, और इसीलिए बाहर उसका व्यवहार जो दूसरों के साथ होता है
वो भी नेगेटिव होने लगता है। कई बार कई बच्चों को देखकर माँ बाप कहने लगते हैं, पहले तो ऐसा नहीं करता था, आजकल ये बहुत गुस्से वाला हो गया। माना ये रिएक्शन क्यों आ रहा है? कहीं उसकी फीलिंग्स के अंदर नेगेटिव हो गई है वो बातें, इसलिए व्यवहार में वो दिखाई देने लगी है। और उसका कारण है कहीं विचारधारा के अंदर नेगेटिविटी आ गई। तो सबसे अधिक ये तीनों डिस्टर्ब हो जाते हैं जब भीतर से हमारा प्रबंधन समाप्त हो जाता है, सेल्फ मैनेजमेंट समाप्त होता है, तो भीतर से हमारी जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाती है। और वो डिस्टर्ब होने से हमारी विचारधारा, हमारा व्यवहार, हमारी भावनाएं सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। और इसलिए ये समय के अनुसार जो लक्ष्य है कि हम एक बेटर लीडर बने। बेटर लीडर माना विथ बेटर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, अपने आप को अच्छी तरह समझे, अपनी वैल्यू सिस्टम को समझे, अपनी भावनाओं को समझे, एंड द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द स्पिरिचुअल विजडम। कि आध्यात्मिकता वहां पर हमें एक सहारा देती है, एक आधार प्रदान करती है कि जिससे हम अपने आप को बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं, ताकि हम अपने जीवन को अच्छी तरह से मैनेज कर सके। और सबसे बड़ी बात है कि हम दूसरों को ब्लेम न करें। नहीं तो जीवन में जब भी कुछ होता है तो अक्सर व्यक्ति दूसरों को ब्लेम कर देता है, उसके कारण ऐसा हुआ, उसने ऐसा कहा इसलिए ऐसा हुआ, ये परिस्थिति आई तब ऐसा हुआ। माना वी ऑलवेज ट्राई टू पॉइंट द फिंगर ऑफ ब्लेम ऑन टू अदर्स, इसके कारण हुआ, उसके कारण। माना कहीं पर भी हम स्वयं के ऊपर वो जिम्मेवारी लेना नहीं चाहते हैं कि शायद कहीं न कहीं मैंने ठीक समझा नहीं, मैंने ठीक से बात को समझा नहीं, इसलिए ये गड़बड़ हो गई। नहीं, हम दूसरों को ब्लेम दे करके स्वयं को जैसे ये बताने का प्रयत्न करते हैं मेरा कोई दोष नहीं है, क्योंकि शायद बचपन से हमें यही संस्कार मिले हैं कि जब भी जीवन में कुछ हो तो दूसरों पर दोष डाल दो और आप निर्दोष हो। कैसे? जब एक बच्चा कोई चीज को लेकर के पकड़ करके खड़ा होना सीखता है अपने पैरों पर, छोटा सा बच्चा जब घुटना करता है और घुटना करने के बाद एक समय आता है जब कोई चीज को, टेबल को कुछ पकड़ के खड़ा होना आरंभ करता है, और जैसे ही उस टेबल को छोड़ करके वो भी चलने का प्रयत्न करता है तो क्या होता है? क्या होता है? लड़खड़ा के गिर जाता है। और लड़खड़ा के जैसे ही गिरता है वो बच्चा क्या करता है? वो बच्चा चारों ओर देखता है सबसे पहला, और अगर उसकी आंखें किसी के साथ मिल गई कि किसी ने देखा है उसको, तो क्या करेगा? रोना चालू करेगा। आंख में से एक भी आंसू नहीं गिरेगा, लेकिन उसको ये पता चल जाता है कि अभी मैं गिरा हूं, मुझे डांट पड़ेगी, इसीलिए वो तुरंत रोना चालू करता है। और रोना सुन करके उसकी माँ एकदम दौड़ के आ जाती है, उसको उठा लेती है और उठाकर क्या कहती है? नहीं बेटा तेरा दोष नहीं, ये फर्श ही ठीक नहीं था, ये टेबल ठीक नहीं था। माना दोष दूसरे पर डाल दो। और इसलिए जैसे ही उसने कहा ये टेबल ठीक नहीं था, ये फर्श ठीक नहीं था, और माँ ने जैसे एक थप्पड़ लगाई उस टेबल को, बेटे को कहा तेरा दोष नहीं, इसका दोष है, और वो बच्चा चुप हो जाता है। तो समझ गया दोष चला गया दूसरे के ऊपर। और तब से उसने ये बात जीवन में सीख लिया कि जीवन में जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो क्या करो? दोष दूसरे पर डाल दो। इसीलिए बड़ा होने के बाद वो रोता नहीं है, लेकिन जब भी जीवन में कुछ होता है, कोई कुछ कहे उसके पहले वो चिल्लाना चालू करता है, जोर जोर से गुस्सा करना चालू करता है, ताकि दूसरा उसका गुस्सा देख करके ठीक है तू ही ठीक है बस, और चले जाते हैं। बचपन से हमने यही संस्कार को पिकअप कर लिया, दोष दूसरों पर डाल दो। लेकिन समझने की बात है कि जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती है जब कोई नहीं होता है जिस पर हम दोष डाल सके। उस वक्त खुद की हालत क्या होगी? क्या उसको फेस करने की ताकत हम में होगी? क्या उसको पार करने की शक्ति हम में होगी? इसीलिए कम से कम आज के युग के अंदर छोटे बच्चों को इस प्रकार का संस्कार न दो कि अगर गिरा तो कहो कोई बात नहीं, फिर से खड़ा हो,
हिम्मत प्रदान करो, उसको दूसरे पर दोष नहीं डालो, उसको हिम्मत प्रदान करो कि फिर से खड़ा हो, कोई बात नहीं, लेकिन ये टेबल ठीक नहीं है, ये फर्श ठीक नहीं है, इसलिए उसको थप्पड़ मारना, ये क्या संस्कार दे रहे हैं? वो जीवन में खुद को मैनेज करके चले, सेल्फ मैनेजमेंट कर सके, ऐसे संस्कार डालो। दूसरे पर दोष डालना उसको सिखाओ नहीं। ये वर्तमान समय की एक विचारधारा है। सेल्फ मैनेजमेंट का ये पहला गोल्डन प्रिंसिपल है, डोंट पॉइंट द फिंगर ऑफ ब्लेम ऑन टू अदर्स। क्योंकि जैसे ही हमने किसी और के ऊपर दोष की अंगुली उठाई कि ये व्यक्ति के कारण ऐसा हुआ, मीन्स आई टोटली डिसएम्पावर माई सेल्फ एंड गिव द लोकस ऑफ कंट्रोल इन द हैंड्स ऑफ अदर्स, और वो हमेशा मुझे डिस्टर्ब करता रहेगा, हमेशा ही, क्योंकि उसको पता चल गया। इस बात से ये डिस्टर्ब हो जाते हैं। आप सुबह उठते हैं, अच्छे मूड में होते हैं, 1 घंटा बीतता है, किसी ने कोई इंफॉर्मेशन दी और माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। 1 घंटा और बीतता है, न्यूज़पेपर उठाते हैं, कोई समाचार उसमें से मिला, टेंशन में आ जाते हैं। 1 घंटा और बीतता है, ऑफिस गए, वहां किसी ने कोई अच्छी बात सुनाई, खुश हो गए, चलो बहुत अच्छा हुआ। 1 घंटा और बीता, किसी ने ऐसी हरकत की, इतना गुस्सा आ गया। तो घंटे घंटे पर हमारी मनस्थिति का रिमोट कंट्रोल कहां है? खुद के पास है? नहीं है। इसीलिए जैसे ही दूसरे पर दोष डालते हैं, वो रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है और वो व्यक्ति जितना चाहे उतना डिस्टर्ब कर सकता है। इसलिए अपना रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में देना नहीं है। क्योंकि अगर दूसरों पर ब्लेम डाला तो सबसे बड़ी बात यह है कि आवर स्टेट ऑफ माइंड, हमारी मनस्थिति और हमारी भावनाएं दोनों डिस्टर्ब हो जाएंगी। और जब वो दोनों डिस्टर्ब हो जाएंगी तो उसके ऊपर कंट्रोल प्राप्त करना बहुत मुश्किल होगा, उसको कंट्रोल में नहीं ले सकते हैं। दूसरे के साथ फिर हमारा जो कम्युनिकेशन है एक सुपरफिशियल लेवल पर होता है, हार्ट टू हार्ट लेवल पर नहीं होता, हेड टू हेड लेवल पर होता है, जहां मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा बढ़ जाती है और उस समय अपने आप को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। आप सबके पास डायरी पेन तो है ना? एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज ये है कि ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन, एक लकीर खींचिए, एक लकीर खींचिए, खींच लिया सभी ने? ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन, खींच लिया सभी ने? अब अपने पहले नाम का पहला और आखिरी अक्षर दोनों तरफ लिखो। अपने पहले नाम का पहला और आखिरी अक्षर दोनों तरफ लिखो। लिखा? राइट द फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर ऑफ योर फर्स्ट नेम एट ईच एंड। लिखा सभी ने? अच्छा, कितनों ने पहला अक्षर पहले लिखा, आखिरी अक्षर आखिरी में लिखा? जस्ट रेज योर हैंड। सभी ने? अच्छा, कितनों ने पहला और आखिरी पहले लिखा, पहला और आखिरी लास्ट में लिखा? 2 लिखा। 2 जनों ने। 3। हमने क्या कहा था? हमने क्या कहा था? अपने पहले नाम का पहला और आखिरी अक्षर दोनों तरफ लिखो, यही कहा था। तो कितना लिखना चाहिए? 2 लिखना चाहिए। अपने पहले नाम का पहला और आखिरी अक्षर दोनों तरफ लिखो, कहा था हमने। तो 2 लिखना चाहिए। कितना लिखा आपने? 1। क्यों? 2 लिखा आपने, बहुत अच्छी बात है। बाकी सबने क्या किया? 1 ही लिखा। क्यों? क्या? पहला और आखिरी अक्षर दोनों तरफ लिखो। इतना सिंपल सेंटेंस है। देखो, जीवन के अंदर कई बार ऐसे वाक्य आते हैं जिसके 2 मतलब निकलते हैं, लेकिन यह इतना सिंपल सेंटेंस
जिसका एक ही भाव निकलता है, दो भाव भी नहीं निकलता है, उसके बावजूद भी मिस्टेक कर दिया, मिसअंडरस्टैंडिंग है ना। इसलिए हमेशा कहते हैं एक परिवार से बच के रहो। कौन सा? सबसे पहले आती है मिसअंडरस्टैंडिंग। शी इज ऑलवेज फर्स्ट टू एंटर एनीबडीज लाइफ, परंतु वो कभी अकेली नहीं होती है। शी इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय हर कंपेनियन मिस्टर डाउट, है ना। शंका को शंका चालू हो जाती है, जरूर ऐसा होगा, आपको भी मन में आ रहा होगा कि इतना सिंपल सेंटेंस है, हम सबने मिसअंडरस्टैंड कैसे किया? हाँ, जरूर कोई ट्रिक तो नहीं, डाउट तो आता है कि नहीं आता है? वेयर इज द प्रॉब्लम? आपके तरफ था या मेरे तरफ था? हाँ, मेरे तरफ था, देखा है ना, मेरे तरफ था, है ना। भावार्थ ये दोष दूसरों पर डाल दो, है ना, दोष दूसरों पर डाल दो। ऐसे ही होता है प्रैक्टिकल लाइफ में भी, कि जब भी हमसे कोई गलती हो गई, माना हम जवाबदार नहीं हैं, दोषी कौन? दूसरे। और उस समय हम अपनी भावनाएं, अपने स्टेट ऑफ माइंड, मनस्थिति दोनों को डिस्टर्ब कर लेते हैं। यहां तो बहुत इजी था कहना, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में समझ में नहीं आता है कि क्यों ये गलती होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों आती है। जानना चाहते हैं क्यों आती है? क्योंकि जब मैं बोल रही थी तब आप सुन नहीं रहे थे। क्या कर रहे थे? लकीर तो खींच लिया था, उसके बाद ही मैंने शुरू किया। क्या कर रहे थे आप लोग? आप लोग मुझे देख रहे थे और मैं क्या कर रही थी? मैं बोलने में बहुत स्पष्ट थी, लेकिन मेरी बॉडी लैंग्वेज कुछ और कम्युनिकेट कर रही थी। राइट द फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर ऑफ योर फर्स्ट नेम। अपना पहला और आखिरी अक्षर दोनों तरफ लिखो। इसको देखा ना तो सारे मिसगाइड हो गए, दो चार खाली सही किया। प्रैक्टिकल लाइफ में यही होता है। आजकल लोग मोबाइल पर बात करते हैं ना, सामने वाला देखता नहीं है तो भी बॉडी लैंग्वेज यूज करते हैं, और तीसरा व्यक्ति दूर खड़ा होकर के बॉडी लैंग्वेज के आधार पर मैसेज को समझने का प्रयत्न करता है, और फिर वो तीसरे के पास जाकर कहता है मैं अब भी सुन के आया ना, वही बात थी। और इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। और जब वो चीज वापस आपके पास आती है, आपको किसी ने आकर बताया, आपने क्यों ऐसा कहा, आप कहेंगे मैंने कहा ही नहीं किसी को। तो लोग क्या कहते हैं, अरे आग, कहीं तो आग होंगी तभी तो धुआं निकला, बिना आग के धुआं थोड़ी निकलता है। कुछ तो बोला होगा तभी तो बात आई है, चारों तरफ फैल गई है। लेकिन यहां तो बिना आग का ही धुआं निकल रहा है आजकल तो। और ऐसे समय पर अपनी मानसिक स्थिति इतनी डिस्टर्ब हो जाती है कि हमने जब कहा ही नहीं, फिर ऐसी बात किसने कही, और उस समय अपनी भावनाएं डिस्टर्ब हो जाती है। फिर हमारा कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती जा रही है। उस समय समझ में नहीं आता है कि बॉडी लैंग्वेज ने ये सारी गड़बड़ की है। मिसअंडरस्टैंडिंग आई, फिर डाउट आता है, जरूर किसी ने कहा होगा, फलाने ने कहा होगा। फिर हम ढूंढते हैं किसके ऊपर अभी दोष डाले, है ना। और जहां ये दोनों है, उनके चार क्रिएशन साथ चलती है। चार क्रिएशन कौन सी है? मास्टर जेलसी, ईर्ष्या आती है। मास्टर हेट्रेड, नफरत आती है। फिर गुस्सा आने लगता है, एंगर। और फिर एक दूसरे की टांग खींचना शुरू करते हैं, समय मिलते ही, मौका मिलते ही। और उस वक्त हम अपने आप को मैनेज नहीं कर पाते हैं। अगर ये छोटी छोटी बातों में ही हम अपने आप को मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो जीवन की जो बड़ी बातें हैं, बड़े से बड़ी परिस्थितियां हैं, उस समय हम अपने आप को कैसे मैनेज कर पाएंगे? उस समय क्या हाल होगा हमारा? इसलिए सेल्फ मैनेजमेंट का मुख्य एम जो है, आज मैं आपको बताती हूं कि सबसे पहले अपने आप को समझो, अंडरस्टैंड दाई सेल्फ। अपनी क्षमता को समझो, अपनी शक्ति को समझो, अपनी कुशलताओं को समझो, अपनी योग्यताओं को समझो। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। और जहां सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है, फिर सेल्फ रिफ्लेक्शन। टाइम टू टाइम अपना रिफ्लेक्शन करते जाइए, कहीं उसमें कोई ना कोई ऐसी बातें तो नहीं आ गई है
कोई कमजोरियों का अंडर करंट तो नहीं चल रहा है, रिमोट कंट्रोल कहीं दूसरे के हाथ में तो नहीं चला गया है। और फिर अपने आप को सेल्फ रिस्पेक्ट में ले आओ, अपने स्वाभिमान के अंदर या स्वमान के अंदर स्थित करो। और जब स्वमान में स्थित करते हैं तो सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, भीतर से अपने आप को सुव्यवस्थित करना आरंभ करो। और जब ये चारों है, उसी का नाम है सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। ये चारों मिलकर के ही कहा जाता है सेल्फ मैनेजमेंट। और जब सेल्फ मैनेजमेंट यथार्थ रूप में होता है, देयर इज इंप्रूवमेंट इन द इंडिविजुअल, व्यक्ति के अंदर एक सुधार भीतर से आने लगता है और वो दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बन जाता है, एग्जाम्पल बन जाता है, जहां लोग उनसे प्रेरणाएं प्राप्त करते हैं और उनके जीवन से प्रेरणा लेकर के अपने जीवन में भी उसी आधार पर बदलाव ले आते हैं। तो ये है सेल्फ मैनेजमेंट का एसेंस, कि भीतर से अपने आप को ऐसा प्रबंधन में ले आओ जो सुव्यवस्थित कर दे, तो बाहर की सब चीजों को मैनेज करना आसान हो जाए। भीतर से अगर हम संतुलित है तो सब चीजों को मैनेज कर सकते हैं। क्यों ऐसा जरूरी है? क्योंकि आज के समय के अंदर अगर देखा जाए तो जैसे कहा, परिस्थितियां बढ़ती जा रही है और जब भी परिस्थिति आती है, परिस्थिति हम सभी से कुछ न कुछ डिमांड करती है। उसी बात को अगर ले कि मान लो कि कोई भी घटना, परिस्थिति, समस्या आई, ये प्रॉब्लम आया हमारे सामने। अब ये प्रॉब्लम हमसे कुछ डिमांड करती है, हमसे एक मांग करती है। और क्या डिमांड करती है? एक प्रति उत्तर, एक रिस्पॉन्स को डिमांड करती है, एक प्रति उत्तर की मांग करती है। अब मान लो कि ये प्रति उत्तर देने वक्त भीतर से नकारात्मक भावनाएं जागृत हो गई, नेगेटिव विचारधारा चली, गुस्सा आया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और उस कारण से एक नकारात्मक प्रति उत्तर भीतर से शुरू होता है। अब वो निकलता कहां से है? तो वो इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है अपने व्यवहार को, बिहेवियर से ये बाहर निकलता है, गुस्से के रूप में ये बाहर निकलता है। अब जब गुस्से के रूप में बाहर निकलता है तो ये व्यवहार जाकर के उस परिस्थिति में शामिल हो जाता है। इट फीड्स इनटू द इवेंट, फीड्स इनटू द प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम सुलझेगा या उलझेगा? उलझेगा। सुलझा तो नहीं। जब सुलझा नहीं तो अगेन इट डिमांड्स अ रिस्पॉन्स। और ज्यादा गुस्सा आया, इतनी बात भी नहीं समझते हैं, और ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ी, फिर यहां से निकला, फिर वो व्यवहार जाकर के इसमें शामिल होता है। तो ये प्रॉब्लम और उलझेगा या सुलझेगा? उलझता जाएगा, उलझता जाएगा। एक बार ये नेगेटिव यानी विशस साइकिल में चला गया तो ये विशस साइकिल में ही जाता रहता है और ये उलझता 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 इतना उलझ जाता है कि बाद में अगर महसूस भी किया कि अरे पहली बार थोड़ा शांति से काम लिया होता था ना तो बात इतनी बिगड़ने वाली नहीं थी, लेकिन अब शांति से नहीं कर सकते हैं। क्यों? ईगो प्रॉब्लम आ जाता है, अपना ईगो बीच में आ जाता है और फिर ये प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए टाइम, मनी, एनर्जी, रिसोर्सेज लगाना पड़ता है उसको ठीक, और उसको लगाने के बाद भी ठीक नहीं कर पाते। इसीलिए कहते हैं फ्रॉम अ मोल हिल इनटू अ माउंटेन। बात छोटी सी थी, राई जितनी थी, उलझा उलझा करके हमने पहाड़ जैसी बना दिया और जब पहाड़ जैसी बन जाती है तो टेंशन तो बढ़ेगा, भीतर से हमारी टोटल व्यवस्था जो है, अवस्था जो है खत्म हो जाती है। और इसीलिए मेडिटेशन हमें यही सिखाती है, सेल्फ मैनेजमेंट हमें यही सिखाती है, जब भी प्रॉब्लम आता है ये समझ लो कि हमसे एक प्रत्युत्तर की मांग कर रहा है, उस समय पॉजिटिव, जितना सकारात्मक, शांति, प्रेम, आनंद से आप कर सकते हैं, व्यवहार में भी वही निकलता है। तो ये प्रॉब्लम उलझेगा या सुलझेगा? सुलझ जाता है। कभी कभी एक राउंड में ही सुलझ जाता है, बड़े से बड़ी बात भी एक राउंड में सुलझ करके ठीक हो जाता है। तो इसीलिए सेल्फ मैनेजमेंट माना
भीतर से जो अपनी शक्ति है, वैल्यूज है, जो आधार है, उसको हम बाहर ले आए और हर कर्म में उसका प्रयोग करते हुए बड़ी से बड़ी बातों को भी सुलझाते हुए जीवन में स्ट्रेस फ्री रहे, टेंशन से मुक्त रहे। जो चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ये सब जो नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न होती है, उससे अपने आप को फ्री कर दे। ठीक है? एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन? थैंक यू। ओम शांति।